हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे पॉलिटी में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं, कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, कैसे शासन किया, कैसे यहाँ पे महारानी विक्टोरिया का शासन आया, ये सब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। इस पर ऑलरेडी 2 लेक्चर मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें इन्होंने क्या क्या किया, इस कानून को मॉन्टिंग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टिंग चेम्सफोर्ड, जो मॉन्टिंग थे वो क्या थे, सचिव थे यहाँ पे, और जो चेम्सफोर्ड थे वहाँ पे वाइसराय थे उस टाइम पे भारत के। तो इन्हीं को मॉन्टिंग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब सुधार क्यों बोला जाता है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे क्या कर रहे थे, भारतीयों को, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद भारतीयों में क्या गया था, आज़ादी के लिए एक जुनून, एक जोश आ गया था। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो ये एक्ट लगाते जा रहे थे, ये भारतीयों को क्या बोल रहे थे कि हम भारत के भविष्य के लिए एक अच्छा एक्ट लगा रहे हैं, जिससे सबको यहाँ पे क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया, यानी कि केंद्र को लॉ बनाने का अधिकार दे दिया और प्रांतों को अपना अधिकार दे दिया। केंद्र को अलग कर दिया और प्रांत को भी अलग कर दिया। इसने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक हस्तांतरित, एक आरक्षित विषय। इसने क्या किया, प्रांतीय विषयों को, देखो केंद्र में नहीं किया, ठीक है, ध्यान देना। इससे क्या, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक तो हस्तांतरित और एक आरक्षित। जो आरक्षित था उसमें वायसराय अपने मर्जी से यहाँ पे लॉ पास कर सकता था, और जो हस्तांतरित था उसमें मंत्रिमंडल की सलाह पे ये लोग क्या करते थे, कोई भी अध्यादेश, कोई भी लॉ यहाँ पे जारी कर सकते थे। तो प्रांतीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ क्योंकि ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इसने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। प्रांतीय सूची थी, प्रांतीय सूची को इसने क्या किया, प्रांतों में लॉ बनाने के लिए 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो हस्तांतरित विषय, जिसमें ये क्या करते थे, मंत्री परिषदों की हेल्प से उनसे सलाह मशवरा करके यहाँ पे कानून पारित करते थे। और दूसरा क्या कर दिया, आरक्षित विषय, यानी कि इसमें वाइसराय क्या कर सकता है, इसमें गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर यहाँ पे लॉ पास कर सकता है अपनी मर्जी से, उसको किसी की सलाह या सहायता की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। यहाँ पे पहली बार क्या हुआ देश में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट हो गई, यानी कि 2 सदन यहाँ पे बनने लगे। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर, भारतीय विधान परिषद तो एक था, अब उसके स्थान पर क्या गया, द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। देखो यहाँ से ही राज्यसभा और लोकसभा का गठन शुरू हुआ। जो अब हम अभी भी देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1919 के अधिनियम से। तो बन गया अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किस अधिनियम से शुरू हुआ। अगर क्वेश्चन बनता है तो आप कर सकते हो किससे, 1919 के भारत शासन अधिनियम से। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक था। देखो उन्होंने क्या किया, अब उनको पता था कि भारतीयों को भी इसमें हमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय क्या कर रहे थे, अब यहाँ पे शासन चलाना थोड़ा सा अंग्रेजों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, हम भारतीयों को क्या करते हैं, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना उन्होंने कंपलसरी कर दिया, ताकि यहाँ पे क्या हो, भारतीयों को भी लगे कि हाँ उनके हित के लिए काम हो रहा है। और यहाँ पे अगर भारतीय कार्यकारी परिषद में रहेंगे तो भारतीयों के लिए अच्छा करेंगे, जो बाकी जनता है उनको एक वो रहेगा कि हम भारतीयों के लिए क्या करेंगे, अच्छे नियम कानून लागू करेंगे। तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाई, उन्होंने जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे, उसमें से 3 का भारतीय होना कंपलसरी कर दिया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे
देखो धर्म के नाम पे इन्होंने विभाजन करना शुरू कर दिया। इन्होंने सिखों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी, भारतीय ईसाइयों के लिए अलग कर दी, यूरोपियों के लिए अलग कर दी, और मुस्लिमों के लिए पहले से अलग होने लग गया था, और यूरोपियों के लिए भी अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी, ताकि डिवाइड एंड रूल, अगर हम हर चीज़ को अलग अलग सांप्रदायिकता के आधार पर बांटेंगे, धर्मों के आधार पर बांटेंगे, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि इनके लिए यहाँ पर रूल करना आसान होगा, क्योंकि देखो जो इंडियंस हैं वो लड़ते रहेंगे धर्म के नाम पे, और अंग्रेजों के लिए यहाँ पे रूल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाई। अगला पॉइंट, इस कानून ने संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, मतलब वोट देने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे संपत्ति के आधार पर जिसका अधिक संपत्ति थी उसको वोट का अधिकार दे दिया, जो टैक्स पे करते थे उनको वोट का अधिकार दे दिया, शिक्षा जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग तो उनको यहाँ पे मताधिकार दे दिया, और सीमित संख्या में लोगों को, बस इतनों को यहाँ पे मताधिकार था, बाकी जो आम जनता थी उसको अभी भी यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं था। इसने लोक सेवा आयोग का गठन किया, अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जो हम पढ़ते हैं, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसने क्या किया यहाँ पे 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखो यूपीएससी का गठन कब हुआ, क्वेश्चन अगर बन जाता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, सेंट्रल लोक सेवा आयोग, ये कब हुआ था 1926 में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, और ये किसके द्वारा पारित हुआ गया था, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इसने केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। देखो अभी भी हमारे इंडिया में क्या होता है, राज्य अपना बजट पेश करते हैं और केंद्र का अपना होता है। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1919 के अधिनियम से। उसने केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। अब केंद्र अपना बजट पेश करता था और राज्य अलग अलग राज्य अपना बजट यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते थे। तो ये था भारतीय शासन अधिनियम 1919। अब अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आएगा साइमन आयोग। साइमन आयोग आएगा, साइमन आयोग की मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, साइमन आयोग, और दूसरा यहाँ पे सांप्रदायिक अवार्ड। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, दोनों अच्छे खासे पॉइंट हैं जो मैं इसमें कवर नहीं करना चाहता। तो उनके लिए कल या परसों में एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं साइमन आयोग और सांप्रदायिक अवार्ड इन दोनों को मैं कवर करूँगा, क्योंकि अच्छे पॉइंट हैं। यहाँ पे हिस्ट्री में भी आपको ये सब मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे पॉलिटी में भी इसको भी हल्का सा इसका कंक्लूजन जो था या इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैं उनको यहाँ पे कवर करूँगा। तो इसके बाद हम लोग करते हैं 1935 का अधिनियम। तो बच्चों अगला अधिनियम क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम आता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसने केंद्र व इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची जिसमें 59 विषय दिए गए, राज्य सूची जिसमें 54 विषय दिए गए, और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय दिए गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि संघ को 59 विषयों पर 59 विषय उसके लिए रखे गए ताकि वो उस पर क्या कर सके, संघ का अधिकार हो। राज्य सूची को 54 विषय दिए गए, और समवर्ती सूची मतलब दोनों के लिए, इसमें केंद्र का भी होगा और राज्यों का भी अधिकार होगा, दोनों के लिए 36 विषय दिए गए, जिसके आधार पर वो यहाँ पे अपने कानून बना सकते हैं। के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। राज्यों, देखो संघ सूची को कितनी शक्तियाँ दी गई, 56 विषय दिए गए, जिसके आधार पर वो शक्तियाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया गया, और 54 सूचियाँ राज्य को दी गई, और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय रखे गए। अगला पॉइंट, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। जो अभी तक हमारे क्या चल रही थी, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी, हस्तांतरित और आरक्षित। इसने क्या किया, इसको प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ कर दिया। प्रांतों को क्या दे दी कि आप अपने लिए खुद क्या करो, कानून बनाओ, लॉ बनाओ। प्रांतों को इतना अधिकार दे दिया, प्रांतों को अपनी शक्ति दे दी। और जो यहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था थी, आरक्षित और हस्तांतरित, इसको हटा दिया गया। अब गवर्नर क्या करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे मंत्रिमंडल होगा उसके सलाह के आधार पर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी लॉ, कोई भी चीज़ यहाँ पे पारित कर सकता है। तीसरा पॉइंट, इसने केंद्र में
द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। अब जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था थी, इसने अब क्या कर दिया, वो चीज़ कहाँ लगा दी, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। अब जो 11 राज्य थे उनमें से 6 में क्या होगी, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा, 11 राज्यों में से 6 में यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी। वो कौन कौन से थे, बंगाल में कर दिया, बम्बई में कर दिया, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत जो प्रांत अपने आप में थे, और असम में इन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि द्विसदनीय व्यवस्था किन किन राज्यों में स्थापित की गई। तो यहाँ पे 5-6 नाम आपको दिख रहे होंगे, बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में। अगला पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसने दलित जातियों, महिलाओं व मजदूर वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। देखो पहले इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिकता के आधार पर यहाँ पे अलग अलग मतदान किए, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, यूरोपियों के लिए अलग और भारतीय ईसाइयों के लिए अलग। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा और इन्होंने डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ाया। उसने क्या किया, दलित जातियों जो दलित जातियाँ थीं, महिलाओं व मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी ताकि वो अपना निर्वाचन खुद कर सकें। अगला पॉइंट, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। देखो एक भारत सचिव था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, भारत सचिव और भारत परिषद। भारत सचिव को यहाँ पे लगाया गया था, 1858 में भारत सचिव एक पद दिया गया था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद रखी गई थी। तो भारत सचिव का पद तो अभी भी बरकरार था, लेकिन भारत परिषद जो था इनको हटा दिया गया 1935 के अधिनियम से। इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। अब इन्होंने क्या किया, मताधिकार के अधिकार को बढ़ा दिया। अभी तक क्या चल रहा था, लास्ट में हमने देखा था 1919 में यहाँ पे जो शिक्षित वर्ग थे जो टैक्स पे करते थे, और शिक्षित वर्ग हो गया टैक्स पे करने वाले को, जो संपत्ति जिनके पास ज़्यादा थी उनको मताधिकार था। अब इन्होंने क्या किया, जो जनसंख्या थी उसमें से 10% जनसंख्या को मताधिकार यहाँ पे मिल गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की यहाँ पे स्थापना की। अगर क्वेश्चन आता आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 में आरबीआई बनाया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट। इन्होंने क्या किया, संघीय न्यायालय की यहाँ पे व्यवस्था कर दी। अब संघीय न्यायालय बनने से क्या हुआ, सभी न्यायालय इसके अधीन कार्य करेंगे। जितने भी न्यायालय होंगे वो किसके हो जाएंगे, संघीय न्यायालय के अधीन हो जाएंगे। जो भी फैसला होगा इसके अंडर होगा। और 28 जनवरी 1950 को भारतीय उच्च न्यायालय विस्थापित किया गया। भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई फिर, 28 जनवरी 1950 को। तो ये था 1935 का अधिनियम। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, लगभग सभी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पे द्वैत शासन हटा दिया गया प्रांतों में और वही शासन केंद्र में लगा दिया गया। इसने 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी और दलित महिलाओं के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी और भारत परिषद के पद को हटा दिया गया। मताधिकार 10% जनसंख्या को दे दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी और फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था यहाँ पे कर दी है। अब सारे न्यायालय संघीय न्यायालय के अधीन ही यहाँ पे कार्य कर सकते थे। तो ये था 1935 का अधिनियम। अब लास्ट हम पढ़ेंगे 1947 का भारत शासन अधिनियम। तो बच्चों अगला हमारे पास है जो लास्ट है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ 1947 में भारत क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। अब इसमें क्या क्या पॉइंट थे, किस किस तरह से ये आज़ादी मिली थी, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। ये घोषणा किसने की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस टाइम पे थे क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। क्या घोषणा की थी उन्होंने, कब की थी, 30 जून 1947 को। दूसरा पॉइंट, 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की।
पहले तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे घोषणा हो गई थी कि 30 जून 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर मुस्लिम लीग ने यहाँ पे एक मुद्दा खड़ा कर दिया कि उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, अलग देश चाहिए। यहाँ पे जब अगर हम इंडिया में रहेंगे तो हिंदुओं में हमारा क्या होगा, अस्तित्व नहीं रह पाएगा। ये मुस्लिम की एक मांग थी, तो उन्होंने क्या की, एक अलग से देश की मांग की। तो उस वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने विभाजन की योजना बनाई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको अलग से देश चाहिए तो मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री बना दी जाएगी, और उसकी यहाँ पे योजना रखी गई। ये कब है, अगर क्वेश्चन आता है कि विभाजन की योजना कब रखी गई, 3 जून 1947 को। इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना क्या है, इसने भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। तीसरा पॉइंट, इसने वाइसराय का पद समाप्त कर दिया। अब वाइसराय का पद क्या हो गया, यहाँ से खत्म हो गया था इंडिया में से, और इसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हम लोग फ्रीडम हमें मिल चुकी थी। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। अब डोमिनियन मतलब, अभी डोमिनियन क्यों था, क्योंकि हमारे भारत का भी खुद का संविधान नहीं बना था। अभी जो रूल्स चल रहे थे वो किसके चल रहे थे, अंग्रेजों के ही चल रहे थे। भारत के पास खुद का अपना अभी कोई संविधान नहीं था, तो इसलिए इनको डोमिनियन कहा गया। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद हम लोग क्या हो गए थे, यहाँ पे रिपब्लिक हो गए थे। तभी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और हम लोग अभी तक क्या थे, यहाँ पे डोमिन थे 1950 तक। डोमिनियन में भारत और पाकिस्तान में सृजन किया गया। अब कंफ्यूज मत होना, डोमिनियन क्या होता है और रिपब्लिक क्या होता है। जब संविधान लागू हुआ तब हम रिपब्लिक हो गए थे, क्योंकि हमारे पास खुद का संविधान था। और तब तक क्या थे, हम 1947 से 1950 तक 2 डोमिनियन थे, भारत और पाकिस्तान। इसने दोनों डोमिनियन को अपने देश का संविधान बनाने और किसी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। इन्होंने क्या बोला, अंग्रेजों ने क्या बोला, जो 2 डोमिनियन बन गए थे भारत और पाकिस्तान, क्योंकि विभाजन हो गया था 1947 में, तो इन्होंने क्या बोला कि आप 2 डोमिनियन संविधान अपना अपना बना सकते हैं और किसी देश के संविधान को अपना सकते हैं, चाहे वो ब्रिटिश का हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, वो संविधान आप अपना सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का संविधान भी यहाँ पे बना सकते हो। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह भारत या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। जो यहाँ पे अलग अलग भारतीय रियासतें थी, अलग अलग रियासत थी, राजाओं की अलग अलग रियासतें थी भारत में, तो उनको क्या बोला गया, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो क्या करो, आप अपना स्वतंत्र यहाँ पे रह सकते हो। तो धीरे धीरे भारत में बहुत सारी रियासतें बाद में भी ऐड हुई हैं, तो और बहुत सारी उसी टाइम पे भी हो गई थी। तो रियासतों को इतनी स्वतंत्रता थी कि या तो भारत डोमिनियन में शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान में हो जाओ, या तो खुद अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हो। कोई इन पे जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। सोचो रात कैसी होगी, 14 की रात 15 की सुबह, जब भारत अंग्रेजों के इतने सालों के जो अत्याचार से आज़ाद हो गया था, तो वो टाइम कैसे रहा होगा। और जो उसमें फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बहुत सारी जानें गंवाई थी और बहुत से लोग उसमें फाइट करते करते 1947 तक पहुंचे थे, उनको कितना प्राउड और कितनी खुशी हुई जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया था। तो वो एक प्राउड मोमेंट होगा, हम सोच के हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो जिन्होंने इतना संघर्ष किया था, जब उनको पता चला कि भारत अब आज़ाद हो गया, 14-15 की रात को वो आज़ाद हो गया, जो आम लोग उस टाइम पे सरवाइव कर रहे थे, उनको पता चला होगा कि भारत रात को आज़ाद हो चुका है, अब अंग्रेज़ों की कोई गुलामी नहीं है। तो सोचो वो मूवमेंट कितना ऑसम रहा होगा। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल डोमिन, ठीक है, कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई थी।
तो ये था बच्चों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अंग्रेजों का शासन 1600 से शुरू हुआ था और 1600 से शुरू होते होते ये 1947 तक पहुंचा। 1600 से हमने पढ़ा, 1600 से लेके 1853 तक यहाँ पे क्या हुआ था, कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने शासन किया। और उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तब यहाँ पे क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा दिया गया। यहाँ पे महारानी विक्टोरिया का शासन आ गया, ब्रिटिश ने खुद अपनी सत्ता इंडिया के हाथ में ले ली अपने। और उसके बाद उन्होंने 1858 से लेके 1947 तक राज किया फिर से। और 1947 में जब उन्होंने उनको क्या लगा कि अब यहाँ पे राज करना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने सत्ता क्या कर दी, भारत के हाथों में सौंप दी। उन्होंने कोशिश पूरी की थी कि यहाँ पे सांप्रदायिकता के आधार पे बांटा जाए, यहाँ पे गरीबी अमीरी के आधार पे बांटा जाए, शिक्षित अशिक्षित के आधार पे बांटा जाए और भारत पे बहुत सालों तक और राज किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो हमारे बहुत सारे माननीय जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत से लोगों ने यहाँ पे जान गंवाई है, बहुत से लोगों ने अपने फ्रीडम के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत यातनाएं झेली हैं। तो उनके संघर्ष की बदौलत हमें क्या मिली, यहाँ पे आज़ादी संभव हो पाई। आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, आप यहाँ पे बोल पा रहे हो, तो हमें एक फ्रीडम मिली। अगर अभी भी हम अंग्रेज़ों के अधीन होते तो सोचो हम अभी तक हमें ये अधिकार भी नहीं होते। तो उनका बहुत बहुत नमन उनको, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़े संघर्ष किए हैं, बहुत यातनाएं झेली हैं। जिन्होंने सोचो जो अपने ऐशो आराम में रह सकते थे, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, अपने ऐशो आराम छोड़ के भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो उन्हीं की मेहनत की बदौलत यहाँ पे 14-15 की रात को भारत आज़ादी ले पाया और हम लोग आज यहाँ पे फ्रीडमली अपना काम कर सकते हैं। तो यही था पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग यहाँ पे संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।